नमस्कार दोस्तों, बायजूस आईएएस हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे दैनिक क्विज में हम 2 मई 2021 के प्रमुख जो समाचार है उनसे संबंधित जो क्वेश्चन है वो आपके सामने रख रहे हैं। पहले क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो पहला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है। राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष एसडीआरएफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गठित किया गया है और यह अधिसूचित आपदाओं के प्रत्युत्तर हेतु राज्य सरकारों के पास उपलब्ध प्राथमिक निधि है। इसमें वार्षिक केंद्रीय अंशदान वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 2 समान किस्तों में जारी किया जाता है। तीसरा, एसडीआरएफ का उपयोग केवल पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए व्यय को पूरा करने के लिए किया जाएगा। प्रत्येक राज्य को आवंटन इसकी जनसंख्या और पिछले वित्तीय वर्ष में इन निधियों के उपयोग पर निर्भर करता है। यहाँ पर हमारे चारों विकल्प एक तरह से सही हैं जो आपदा प्रबंधन के संबंध में एक तरह से कहे गए हैं। और ये क्वेश्चन हमने इसलिए लिया है कि अगर हम देखें तो एसडीआरएफ का जो कोर्स है उसमें जो पहली इंस्टॉलमेंट है वो एक तरह से केंद्र सरकार की तरफ से रिलीज की गई है, क्योंकि इसका उपयोग एक तरह से हम देखें तो कोविड-19 की जो वर्तमान दूसरी वेव है उसमें एक तरह से राज्यों के द्वारा उपयोग किया जा सकता है। तो इसी संबंध में हमने ये क्वेश्चन आपको दिया है। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, अक्सर चर्चा में रहने वाले नागोर्नो काराबाख हैं। पहला, आप आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच क्षेत्रीय संघर्ष। दूसरा, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के बीच क्षेत्रीय संघर्ष। तीसरा, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के बीच क्षेत्रीय संघर्ष। और चौथा देखें, काजाकिस्तान और किर्गिस्तान के बीच क्षेत्रीय संघर्ष। नागोर्नो काराबाख की अगर हम बात करें तो आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में एक काफी बड़े विवाद के रूप में माना जाता है। अगर हम ये अजरबैजान का पार्ट ले लें और इधर आर्मेनिया का हिस्सा देखें तो इनके बीच में एक तरह से जो नागोर्नो काराबाख का क्षेत्र है उसको नियंत्रण को लेकर एक तरह से काफी बड़ा एक संघर्ष हुआ था। तो नागोर्नो काराबाख का अगर हम देखें तो विवाद आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में है। हमने यहाँ पर इस न्यूज़ को इसलिए लिया है कि वर्तमान में जो विवाद है वो किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के बीच में है। अगर हम मध्य पूर्व एशिया के देशों को देखें, किर्गिस्तान और यहाँ पर आपका क्या है, ताजिकिस्तान, तो इनके बीच एक तरह से जो संघर्ष है वो वर्तमान में चल रहा है। तो इसी प्रकाश में हमने ये जो अजरबैजान और आर्मेनिया का संघर्ष है वो आपको न्यूज़ के रूप में यहाँ पर एक क्वेश्चन के रूप में दिया है। तो आप मध्य एशिया के देश ध्यान रखें, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, उसी के साथ साथ तुर्कमेनिस्तान और साथ साथ अगर हम देखें तो आपका हो जाता है कजाकिस्तान। तो ये यहाँ पर अगर हम देखें तो 5 एक तरह से मध्य एशिया के, सेंट्रल एशिया के देश कहलाते हैं। वर्तमान में किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के बीच में एक विवाद यहाँ पर चल रहा है और लगभग 34 लोग इसमें एक तरह से मर भी चुके हैं। तो काफी खतरनाक स्थिति में चल रहा है और ये आगे आने वाले समय में काफी बड़े विवाद के रूप में भी मध्य एशिया में हो सकता है। नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय भवन कोड के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही है। यह भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रकाशित किया गया है और यह एक सिफारसी दस्तावेज है एवं राज्यों से कहा गया है कि वे इसे अपने स्थानीय भवन उपनियमों में शामिल करें। दूसरा, यह विशेष इमारतों, गगनचुंबी इमारतों, 9 मीटर से अधिक ऊंचे शैक्षिक और संस्थागत भवनों और 300 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र वाले भवनों के लिए तकनीकी आवश्यकताएं निर्दिष्ट करता है। तीसरा, यह कोड सभी सार्वजनिक भवनों के लिए व्यापक अग्निदेयता बीमा अनिवार्य करता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पहले और दूसरे ये दोनों पॉइंट तो यहाँ पर बिल्कुल सही हैं, लेकिन तीसरे की बात करें तो ये सुझाव दिया गया था कि अग्निदेयता बीमा, यानी किसी भी तरह की अग्नि दुर्घटना में अगर कोई जानमाल की हानि होती है तो उसके लिए एक बीमा की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये सुझाव दिया गया था आर्टिकल के पार्ट पर। ये एक तरह से कहें तो ये अभी लागू नहीं है। तो पहला दूसरा सही है, तीसरा आपका गलत हो जाता है, इसीलिए आपका आंसर बी, केवल 1 और 2। ये आर्टिकल अगर हम देखें तो हमने जो विश्लेषण किए हैं अपनी न्यूज का उसके पार्ट पर हमने प्रमुख रूप से इसकी चर्चा करी है। तो इसके संबंध में आप वहां प्रमुख रूप से डिटेल में एक तरह से देख सकते हैं। इसके संबंध में यहाँ हमने प्री का आपको एक तरह से क्वेश्चन दिया है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, रेमडेसिविर के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। ध्यान रखें, अगर ये मेडिसिन अगर हम देखें तो वर्तमान में कोविड-19 के इलाज में काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो रेमडेसिविर की अगर हम बात करें तो ये वैक्लेरी ब्रांड नेम के तहत बेचा जाता है और इसे अगर हम देखें तो व्यापक स्पेक्ट्रम की एक एंटीवायरल दवा है और इसको अगर हम फार्मास्यूटिकल कंपनी की बात करें, गिलिड साइंसेज, उनके द्वारा बनाया गया है और ये नसों में इंजेक्शन के माध्यम से, यानी एक तरह से इंजेक्ट करके इसको एक तरह से किसी भी जो पेशेंट है उसको दिया जाता है। कोविड-19 महामारी के दौरान देखें लगभग 50 देशों में इसे एक तरह से स्वीकार किया गया कि आपातकालीन इसका उपयोग किया जा सकता है। नवंबर 2020 में WHO की बात करें तो उन्होंने कुछ दिशा निर्देश जारी किए कि कोविड-19 के उपचार में रेमडेसिविर का जो उपयोग है वो कुछ सशर्त सिफारिशों के साथ किया जा सकता है, यानी कुछ उनकी सिफारिशें वो अगर आप माने तो उन शर्तों के साथ में इसका उपयोग किया जा सकता है।
इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो ये जो आपकी दवा है ये मूल रूप से हेपेटाइटिस सी के इलाज के लिए विकसित की गई थी। और रेमडेसिविर के लिए आप ध्यान रखें कि ये प्रो ड्रग है। देखिए, प्रो ड्रग का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा दवा का पार्ट जो जैव उपलब्धता को एक तरह से इंप्रूव करता है, यानी जब आपको ड्रग दिया जाता है तो आसानी से बॉडी में एब्जॉर्ब हो, उसके साइड इफेक्ट न्यूनतम हो, और जहां वो प्रयोग करने के लिए बॉडी में डाला गया है वहां उस पर प्रभाव डाले, तो ये एक तरह से प्रो ड्रग कहलाता है। तो आप ध्यान रखें कि ये दवा की जैव उपलब्धता जो शरीर में है वो सुनिश्चित करता है, और इसीलिए इसको प्रो ड्रग के रूप में भी जाना जाता है। अब इसके संबंध में अगर हम तथ्य देखें तो हमें गलत बताना है। तो पहला, यह कोविड-19 रोगियों के लिए उपयोग की जाने वाली दवा का एक ब्रांड नेम है। बिल्कुल सही बात है। यह मूल रूप से हेपेटाइटिस सी के इलाज के लिए विकसित किया गया था। यहां पर दूसरा पॉइंट आपका सही है। तीसरा, यह एक अंतःशरा न्यूक्लियोटाइड समर्थक दवा यानी प्रो ड्रग है। तो बिल्कुल सही है, यानी उपयुक्त में से कोई भी नहीं, तो कोई भी गलत नहीं है, सारे आप तो आंसर आपका हो जाता है डी। देखिए, पहले के लिए ध्यान रखें कि कोविड-19 की दवा नहीं है, ये उसमें उपयोग की जाने वाली दवा का एक कह सकते हैं ब्रांड नेम है। तो ये आपका एक तरह से ऐसा नहीं कोविड-19 के लिए दवा बनी हुई है, ये बेसिकली हेपेटाइटिस सी के लिए है, लेकिन कोविड-19 में भी कुछ परिस्थितियों में इसका उपयोग की अनुमति दी जाती है। तो इसीलिए आपका आंसर हो जाता है डी। विगत वर्षों के क्वेश्चन को अगर हम देखें तो 2020 में यूपीएससी की परीक्षा में जो प्रश्न पूछा गया था वो हमने यहाँ पर लिया है। गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में कौन सा शामिल था? गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कांग्रेस को निमंत्रण, पहला सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के सिलसिले में अध्यादेश वापस लेना, सही स्टेटमेंट है। पुलिस की ज्यादतियों की जांच के लिए गांधी जी के सुझाव को स्वीकार करना, यह पॉइंट अगर आप देखें तो गलत एक तरह से है। केवल उन कैदियों को रिहा करना जिन पर हिंसा का आरोप नहीं लगा था, यहां पर अगर आप देखें तो ये स्टेटमेंट सही है। अगर हम चारों विकल्प को एक तरह से देखें तो चारों विकल्प के आधार पर 1, 2, 4 आपका सही हो जाता है, यानी आंसर आपका बी। केवल तीसरा एक तरह से गलत है। आज के अगर हम प्रमुख तथ्य देखें तो हम यहाँ पर अनुच्छेद 311 के संबंध में चर्चा कर रहे हैं, और इसका कारण यह है इसी आर्टिकल का उपयोग करके जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में सरकारी टीचर उनको एक तरह से डिसमिस किया गया है और उनके खिलाफ कोई एक तरह से जांच भी नहीं की गई। तो यहां पर आर्टिकल 311 का एक तरह से उपयोग हुआ है, तो इसीलिए हम अनुच्छेद 311 के संबंध में यहां पर चर्चा कर रहे हैं। देखिए, इस अनुच्छेद का बेसिकली उपयोग यह है कि संघ या राज्य के अधीन नागरिक क्षमताओं में नियोजित कोई व्यक्ति भी है, यानी अगर राज्य या संघ यानी केंद्र सरकार के अधीन कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है, उसको पद से हटाना है, उसको अपदस्थ करना है, कुछ समय के लिए सस्पेंड करना है, या उसकी रैंक घटानी है, तो उसके संबंध में कुछ प्रावधान दिए गए। पहला, कोई भी व्यक्ति जो संघ की नागरिक सेवा या अखिल भारतीय सेवा या किसी राज्य की सिविल सेवा का सदस्य है या संघ या राज्य के अधीन एक नागरिक पद रखता है, उसे किसी अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा खारिज या हटाया नहीं जा सकता जिससे उसकी नियुक्ति हुई है। ध्यान रखें कि जिस संस्था के द्वारा नियुक्त किया गया उससे नीचे की संस्था उसको किसी भी पद से हटा नहीं सकती है, ना बर्खास्त कर सकती है, सस्पेंड कर सकती है, या एक तरह से उसकी रैंक घटा सकती है। तो जिस संस्था ने नियुक्ति करी है वो या उससे ऊंची निचली संस्था नहीं कर सकती, यानी सबऑर्डिनेट या जो एक तरह से आप कह सकते हैं अधीनस्थ संस्था है वो अपने उच्च जो लोग हैं या अधिकारी हैं उनको एक तरह से नहीं हटा सकती है पद से। तो ये पहला पॉइंट आप ध्यान रखें। दूसरा, पूर्वोक्त के रूप में यानी जो ऊपर कहा गया है ऐसे किसी व्यक्ति को खारिज या हटाया या रैंक में कम नहीं किया जाएगा जिसमें एक जांच के बाद उसे उसके खिलाफ आरोपों की सूचना दी गई हो और उन आरोपों के संबंध में सुनवाई का उचित अवसर दिया गया हो। आप ध्यान रखें कि जो ये कहा गया है कि ऊपर का जो स्टेटमेंट है आपका एक तरह से लागू हो जाता है, यानी उनको कम नहीं किया जाएगा, लेकिन कंडीशन क्या है कि अगर कहीं पर जांच की गई है और जांच के बाद उनके खिलाफ आरोप है, वो एक तरह से उनको सूचना दी गई है और उन्होंने उसके खिलाफ अपने जो भी तथ्य हैं वो रखे हैं और अंतिम रूप में सुनवाई के बाद एक तरह से उनको एक तरह से उन पर दोष सिद्धि हुई है, फिर उनको मान लीजिए हटाया गया, रैंक घटाई गई है, तो ये एक तरह से संभव है। इसके अलावा यानी मान लीजिए किसी के खिलाफ कोई जांच की जाती है और बिना जांच का आधार क्या है वो उस व्यक्ति को बताए हुए अंतिम निर्णय दे दिया जाए और उसे अपनी बात कहने का अधिकार न दिया जाए, तो ये एक तरह से नहीं माना जाएगा। तो पूरी प्रक्रिया अगर हुई है जांच में, उसने अपना पक्ष भी रखा है, उसके बाद भी उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है, तब उसे पद से एक तरह से हटाया जा सकता है, अन्यथा उसको नहीं हटाया जा सकता। जैसा जम्मू कश्मीर के केस में देखें, केस में क्या कहा गया, यही बोला गया है बिना इंक्वायरी के। तो अगर ऐसा हुआ है तो ये आर्टिकल 311 का एक तरह से उल्लंघन है। अब यह खंड लागू कब नहीं होगा? पहला देखिए, जहां एक व्यक्ति को बर्खास्त कर दिया गया या हटा दिया गया है या आचरण के आधार पर रैंक में कमी कर दी गई है जिसके कारण उसे आपराधिक आरोप में दोषी ठहराया गया, यानी किसी आपराधिक आरोप में अगर दोषी है तो हटाया जा सकता है। जहां प्राधिकरण ने किसी व्यक्ति को पद से हटाने या हटने का अधिकार दिया है या उसे संतुष्ट नहीं किया गया है
किसी कारण से उस प्राधिकरण द्वारा लिखित रूप में दर्ज किया जा सके तो इस तरह की जांच करना उचित नहीं है। अगर किसी तरह जांच के लिए उचित नहीं पाया जाता है तो एक तरह से आप कह सकते हैं हटाने की प्रक्रिया नहीं होगी। तो अगर जांच उसमें लिखित रूप में कहा जा रहा है कि नहीं हो सकती है तो एक तरह से उस व्यक्ति को हटाया नहीं जाएगा। और लास्ट देखें, जहां राष्ट्रपति या राज्यपाल जैसा भी मामला मतलब केंद्र का हो या राज्य के स्तर पर संतुष्ट है कि राज्य की सुरक्षा के हित में इस तरह की जांच करना उपयुक्त नहीं है तो ये एक तरह से आपका जो खंड 311 वो लागू नहीं होगा। तो ये स्थितियां जहां पर ये लागू नहीं होता है और पीछे दिया गया क्या कंडीशन में हटाया जा सकता है और कब हटाया नहीं जा सकता है। तो ये हमने चर्चा इस प्रमुख तथ्य की आज के लिए इसलिए की क्योंकि आर्टिकल 311 के संबंध में जम्मू कश्मीर में एक तरह से विवाद यहाँ पर हुआ है। जो भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं उन क्वेश्चंस को पढ़ें और खुद में एक तरह से आंसर आप करने की प्रैक्टिस करें। अधिक से अधिक संख्या में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि हमारे जो नोटिफिकेशन है वो आपको समय पर मिलते रहे। अन्य दिनों के डेली क्विज हम आपको इसी तरह से उपलब्ध करवाते रहेंगे। धन्यवाद।